हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 5वां अध्याय, जो कि है पुष्पी पादपों की आकारिकी। ठीक है, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमने इसका 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 10th पार्ट, ठीक है, यानी कि भाग 10। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एनसीईआरटी फॉलो किया गया है। जैसे जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स कवर किए गए हैं हर वीडियो में उसी अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पुष्प की सममिति, ठीक है, पुष्प के अंगों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, फिर सहपत्र की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण, और फिर जायांग यानी कि गाइनोशियम की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। यानी कि बेसिकली आज हम वर्गीकरण किस बेसिस पर, अलग अलग बेसिस के आधार पर जो किया गया है उसके अनुसार देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे अंडाशय की स्थिति। ओके, चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है पुष्प की सममिति यानी कि फ्लावर सिमेट्री। चलिए, पहला है एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेगुलर फ्लावर, त्रिज्या सममिति। ओके, फूल को कई ऊर्ध्वाधर, ठीक है, समतलों से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। संरचना चारों ओर लगभग समान, सामान्यतः गोलाकार फैलाव। उदाहरण में आ जाता है सरसों, धतूरा, मिर्च। यहाँ पर समझिए, ये जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो है वो क्या है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि जब भी कोई फूल सभी दिशाओं से, ठीक है, सभी दिशाओं से हम कह सकते हैं, यानी कि कोई भी आप फूल देखते हैं ना तो आपको बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप का लगे, ठीक है, यानी कि जब कोई भी फूल सभी दिशाओं से लगभग, ठीक है, समान दिखे और आप उसे किसी भी एक्सिस से, ओके, किसी भी एक्सिस से ऊपर से नीचे समतल से, ठीक है, काटे तो वो बराबर दो हिस्सों में बढ़ जाए। जैसे आप कैसे भी काटे, पिक्चर में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाया है। ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये जो पुष्प आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको कुछ डॉटेड लाइंस दिख रहे होंगे, ठीक है, एक दो तीन डॉटेड लाइंस है, ठीक है, यानी 3 एक्सिस आपको दिखाया गया है कि या तो आप कोई भी एक्सिस यदि आप चूज करते हैं, आप वहाँ से फ्लावर को कट करके देखिएगा तो आप पाइएगा कि वो 2 बराबर हिस्सों में कट चुका है। ओके, जैसे बीच वाला यदि आप देख रहे हैं कट करके, ठीक है, तो अब भी आप देख रहे हैं कि इक्वल पोर्शन में कट जाएगा। क्रॉस वाला भी यदि आप कट कीजिएगा, कोई भी आप लाइन, डॉटेड लाइन लेकर देख सकते हैं, आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से, मतलब कोई भी पुष्प जो है यानी सभी तरह से बिल्कुल समान दिखे, ठीक है, कोई सभी एंगल से। तो वैसे पुष्प को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। यानी कि आप जैसे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक गोल रोटी है, ठीक है, रोटी आप लोग खाते होंगे, ठीक है, गोल रोटी, या फिर मिठाई में आप ले सकते हैं पेड़ा, ठीक है, पेड़ा तो खैर कभी कभी लंबा भी आता है, बट गोल वाले पेड़े की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, किसी भी दिशा से काटे तो दोनों हिस्से जो है वो समान आकार से निकलते हैं। इसी तरह जैसे एक्टिनोमॉर्फिक जो फूल होते हैं ना, वो चारों दिशाओं में समान रूप से फैले होते हैं। सरसों हो गया, धतूरा हो गया, ठीक है, मिर्च जैसे फूल जो होते हैं इसके अच्छे उदाहरण हैं। इन फूलों की सुंदरता भी इसी संतुलित संरचना के कारण ही बहुत आकर्षक होती है, ठीक है, क्योंकि देखिए सभी फूल की सुंदरता, ठीक है, उसका अट्रैक्टिव जो ये होता है, ठीक है, वो सभी फूल का अलग अलग होता है। तो जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो होते हैं ना, उसका सुंदरता, आकर्षण का कारण यही होता है कि ये कोई भी एंगल से बिल्कुल इक्वल में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एक सुंदरता है, ठीक है, संतुलित संरचना है, ठीक है, इसकी ये बहुत ही आकर्षक भी होती है। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं जाइगोमॉर्फिक, इनकी बाइलेटरल सिमेट्री। केवल एक ही एक्सिस समतल, ठीक है, एक ही ऊर्ध्वाधर समतल से 2 बराबर भागों में विभाजित हो सकता है। संरचना 2 पार्श्वों में भिन्न, ठीक है, द्विपार्श्विक संतुलन मौजूद होता है। उदाहरण में आप ले सकते हैं मटर, गुलमोहर, यानी जाइगोमॉर्फिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक
डॉटेड लाइन आपको दिखाया गया, वो भी बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाया गया। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ज़ाइगोमॉर्फिक क्या होता है। आप सोचिए कि आपके पास एक ऐसी आकृति है जिसे सिर्फ एक दिशा से काटने पर ही बराबर बराबर भाग मिलते हैं। जैसे कि किसी चेहरे पर एक खड़ी लाइन डालें, ठीक है, खड़ी लाइन, तो दोनों हिस्सों में कुछ समानता मिलती है। जैसे यदि आप ह्यूमन फेस का देख सकते हैं, तो यदि आप बिल्कुल बीच से कीजिएगा तभी इक्वल इक्वल होगा। बाकी आप कोई भी एक्सिस से यदि कट कीजिएगा, कोई भी एक्सिस आप लीजिएगा, तो वो इक्वल इक्वल नहीं देगा। ओके, तो बस वही है ये, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसे सिर्फ एक दिशा से काटने पर ही बराबर बराबर भाग मिलते हैं, ठीक है, उसे ही हम ऐसा कुछ कहते हैं, ये ज़ाइगोमॉर्फिक हो जाता है वो, ठीक है। यानी कि इसी आधार पर ऐसे फूल जो होते हैं ना, वो ज़ाइगोमॉर्फिक कहलाते हैं। देखिए, इन फूलों के दाएं और बाएं पक्ष जो होते हैं ना, वो अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, जटिल होते हैं ना, और विशेष प्रकार की आकृति वाले भी होते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है। ओके, आप ले सकते हैं मटर, गुलमोहर या फिर सेम जो होते हैं उसके फूल, इसके बहुत ही शानदार उदाहरण हैं। इन फूलों की संरचना जो होती है ना, वो देखने में थोड़ी असमान होती है, बिल्कुल इरेगुलर टाइप का होता है, जिससे कि आप लोग इसे पहचान भी सकते हैं। थोड़ा जो इरेगुलर टाइप का फ्लावर होता है ना, वो एक्चुअली ज़ाइगोमॉर्फिक होता है, इसका सिमेट्री। चलिए आगे आते हैं। असममित यानी एसिमेट्रिक यानी इरेगुलर फ्लावर किसी भी समतल से समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब आप इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, आपको लगता है कि आप इसे कोई भी भाग से काटिएगा तो वो ये इक्वल इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। संरचना इसकी अनियमित होती है, आकृति में पूर्ण विविधता होती है। उदाहरण में आप ले सकते हैं केना, ओके, यानी कि एसिमेट्रिक। असममित फूल वे होते हैं ना, जिन्हें आप किसी भी दिशा से काटे तो कभी भी दो समान हिस्से नहीं मिलते। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई अनियमित आकार वाली आलू की टिक्की, जैसे ऐसे आलू की टिक्की गोल गोल बनती है, ठीक है, लेकिन नहीं बन पाया, ठीक है, वो थोड़ा सा उसका जो कॉर्नर होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब जब वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आप किसी भी एंगल से उसे कट कर लीजिए, वो दो इक्वल भाग में नहीं बटेगा। ओके, उसका कोई भी भाग बिल्कुल बराबर नहीं बैठेगा। ऐसे फूलों का निर्माण भी इसी तरह अनियमित होता है, जिसमें क्या होता है, किसी प्रकार की सममिति मिलती ही नहीं है। उदाहरण यहाँ पर दिया भी है, केना का फूल जो है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। यह अनियमितता जो है इन फूलों को बाकी फूलों से बहुत ही अलग और अनोखा बनाती है। ओके, ये इसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए अब आते हैं पुष्प के अंगों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। पहला है त्रितयी पुष्प यानी कि ट्राइमेरस फ्लावर्स। 3 मैंने लिखा है, ठीक है, 3 यानी कि ट्राइमेरस फ्लावर्स बोलते हैं। पुष्पीय उपांग 3 अथवा 3 के गुणक में होते हैं। सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। संरचना सरल व स्पष्ट होती है। उदाहरण में आप ले सकते हैं लिली और प्याज। देखिए, आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, उसके पहले आप यहाँ पर समझिए। जब हम पुष्प के अंगों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, पहला आता है ट्राइमेरस फ्लावर, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, तृतीय पुष्प। तृतीय पुष्प वे होते हैं ना जिनमें पुष्पीय अंग, जैसे दल हो गया, पंखुड़ियाँ हो गया, ठीक है, पुंकेसर हो गया, ये सब जो होते हैं ना वो 3 होते हैं या फिर 3 के गुणांक में होते हैं। जैसे 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, यानी कि 3 के मल्टीपल में होता है। 3 1 3, 3 2 6, ठीक है, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है, इस प्रकार से, यानी 3 के गुणांक में होता है, 3 के मल्टीपल में होता है। ये फूल जो होते हैं वो प्रायः एक बीजपत्री पौधों में मिलते हैं, यानी कि मोनोकॉट्स में मिलते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं लिली, ठीक है, या फिर प्याज भी ले सकते हैं, उसका जो फूल होता है, जिसमें कि आप ध्यान दें तो भाग 3 के समूहों में व्यवस्थित होता है। यह संरचना जो है वो फूल को बहुत ही सरल, सिंपल और आकर्षक बनाती है, अट्रैक्टिव होता है, जिससे कि आप लोग आसानी से पहचान भी सकते हैं कि यह मोनोकॉट पौधा है। यानी कि यदि आप ट्राइमेरस फ्लावर को देख रहे हैं तो आप उसे समझ सकते हैं। यदि आप 3 देख रहे हैं, जैसे आप ये पिक्चर को देख रहे हैं, तो इसमें 3 पंखुड़ियाँ दिख रही है आपको, 3 पेटल्स दिख रहे हैं। इससे आप क्या समझ रहे हैं, 3 के गुणांक में है, ठीक है। तो आप इससे यह भी समझ सकते हैं ना कि ये क्या हो सकता है कि ये मोनोकॉट है, क्योंकि ये प्रायः क्या होता है, एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं चतुष्टयी पुष्प यानी कि टेट्रामेरस फ्लावर्स।
पुष्पियोपांग 4 या 4 के गुणांक में होती हैं। अक्षर द्विबीजपत्री जातियों में होती हैं। पंखुड़ियां प्रायः 4 होती हैं। यहाँ पे पंखुड़ियां पिक्चर में दिया भी है, 4 पंखुड़ियां दिखाई गई हैं, ठीक है। उदाहरण सरसों के कुल, ठीक है, यानी कि सरसों के फैमिली में ब्रैसिकेसी फैमिली जो होता है, कुल यानी फैमिली। अब समझिए, ये जो टेट्रामेरस फ्लावर्स होते हैं इसमें पुष्पीय अंग 4 या 4 के गुणांक में पाए जाते हैं। ये विशेषता मेनली डाइकॉट्स में मिलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं सरसों के फूल, ठीक है। सरसों के पौधों में यानी कि इनके फूलों को देखें तो 4 पंखुड़ियां क्रॉस आकृति में मौजूद होते हैं। यह जो है ना 4 के गुणांक में होते हैं, ठीक है। इससे आप यह भी समझ सकते हैं ना, एक तरह से प्लस साइन भी दिखाता है, ठीक है। ये फिर 4 पंखों वाले पंखे की तरह भी समझा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 पंखुड़ियाँ जो ऐसे दिखाई गई, आप इसे प्लस साइन की तरह समझ सकते हैं। और आप इससे यह भी समझ सकते हैं, यदि आपको 4 पंखुड़ियों वाले फूल दिखे, ठीक है, पौधा दिखे, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये डाइकॉट होगा, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, वो डाइकॉट में ये टेट्रामेरस फ्लावर्स पाए जाते हैं, तो इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। चलिए आगे आते हैं। अब आता है पंचतई पुष्प यानी कि पेंटामेरस फ्लावर्स। उपांग 5 या 5 के गुणांक में होते हैं। सर्वाधिक सामान्य संरचना होती है। सुंदर एवं संतुलित पुष्प क्रम होते हैं। देखिए अधिकतर फूल आप देखते होंगे ना, तो वो 5, ठीक है, 5 के गुणांक में होता है। और वो फूल जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है, और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो बहुत बैलेंस्ड होता है, ठीक है, संतुलित होता है। उदाहरण में ले सकते हैं आप गुलाब और गुड़हल, ठीक है, हिबिस्कस जिसे बोलते हैं। यानी कि सबसे अधिक और प्रचलित और सुंदर फूल जो होते हैं ना, वो पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं। इनकी पंखुड़ियाँ तथा अन्य अंग जो होते हैं वो 5 या 5 के गुणांक में होते हैं। गुलाब और गुड़हल तो हमारे घर आंगन में ही मिल जाते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। और इन फूलों की पंखुड़ियों को गिनकर जो है ना, आप लोग तुरंत समझ सकते हैं कि ये 5 पंखुड़ी वाला फूल है। यानी कि पेंटामेरस संरचना फूल को क्या करता है ना, वो संतुलन, सुंदरता और व्यापकता देती है, ठीक है। और ये क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे देखने में कितना खूबसूरत लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शहपत्र की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला आता है शहपत्री पुष्प यानी ब्रैक्टिएट फ्लावर्स। ब्रैक्टिएट होता है, वो है या नहीं है उसके अनुसार पर हम ये क्लासिफाई कर रहे हैं। पुष्प वृत्त के आधार पर छोटे पत्ती नुमा शहपत्र उपस्थित होते हैं। पुष्प को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं, कभी आकर्षक रंग भी दिखाते हैं, पर सामान्यतः हरित होते हैं, ठीक है, हरा होते हैं। उदाहरण में आप ले सकते हैं तुलसी और गुलाब। यहाँ पर समझिए, सहपत्री पुष्प की हम बात करें। सहपत्री फूलों में पुष्प वृत्त यानी फ्लावर स्टॉक के आधार पर छोटे पत्ती नुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सहपत्र कहते हैं। ये सहपत्र फूल की अतिरिक्त सुरक्षा करते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम किसी वस्तु को रखने से पहले उसके नीचे कपड़ा या फिर कुछ मैट बिछा देते हैं, तो तुलसी और गुलाब में आप इन छोटे छोटे पत्तों को आसानी से देख भी सकते हैं, ठीक है। आपके घर पे ये होता भी होगा, उसमें आप ऑब्जर्व इसे कर सकते हैं। कभी कभी जो ये सहपत्र जो होते हैं वो रंगीन भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आप लोग ध्यान से इन्हें पहचान भी सकते हैं। लेकिन जैसे कि मेनली इसमें होता है ना, जनरली ये ग्रीन कलर का ही होता है, ओके। यहाँ पे पिक्चर में ब्रैक्टिएट आपको दिखाया भी है, जो कि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम करता है। चलिए आगे आते हैं। ई ब्रैक्टिएट यानी कि सहपत्रहीन पुष्प। पुष्प वृंत के आधार पर सहपत्र अनुपस्थित, संरचना सरल व स्पष्ट होता है। पुष्प की वास्तविक बनावट आसानी से दिखाई देती है। उदाहरण में आप ले सकते हैं सरसों और अमरूद, ठीक है। अब देखिए सहपत्रहीन की हम बात कर रहे हैं। सहपत्रहीन फूलों में किसी भी प्रकार का सहपत्र नहीं होता है, इसलिए इन्हें पुष्पवृंत पर कोई अतिरिक्त पत्ती नुमा संरचना नहीं दिखती है। सरसों आप ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, इन जैसे फूल इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ऐसे फूलों को जैसे कि आप जो है ना वो समझने, आप बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। जैसे कि कुछ खिलौनों के साथ एक्स्ट्रा कवर या कैप आता है और कुछ के साथ नहीं आता है, तो वैसे ही कुछ फूलों के साथ क्या होता है, सहपत्र होता है और कुछ के साथ नहीं होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स जो है ना वो आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रैक्टिएट फ्लावर्स का क्या एग्जाम्पल है, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स का क्या एग्जाम्पल है, क्योंकि क्या होता है ना एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, परीक्षा में सवाल इससे आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब आते हैं जायांग की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण यानी गाइनोशियम के आधार पर वर्गीकरण। अधोजायांगता यानी हाइपोगाइनस फ्लावर। जायांग सबसे ऊपर स्थित होता है, अन्य पुष्पीय अंग नीचे स्थित होते हैं। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है यानी सुपेरियर ओवरी होता है। उदाहरण में है सरसों, गुड़हल और बैगन। चलिए अब हाइपोगाइनस फ्लावर होता क्या है।
अधोजायांग फूलों में क्या होता है, जायांग जो होता है, गाइनोशियम जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, जबकि अन्य सभी पुष्पीय भाग जो होते हैं उससे नीचे जुड़े होते हैं। अब आप इसे ऐसे समझे जैसे कि किसी प्लेट पर छोटा छोटा कटोरी है, ठीक है, छोटी छोटी कटोरी है जो सबसे ऊपर होता है और बाकी सभी चीजें नीचे होते हैं। कटोरी जो है वो उभरा हुआ रहेगा, ठीक है, वो ऊपर की ओर रहेगा, और बाकी जो आपकी जो प्लेट में सामान रहेगा वो नीचे रहेगा। तो बिल्कुल उसी तरह है। ऐसे ही फूलों में अंडाशय जो होता है वो सुपीरियर कहलाता है, ठीक है। सरसों, गुड़हल और बैगन इसके बहुत ही सहज उदाहरण है। ये जो संरचना है वो फूल को स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य बनाती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं जो बीच का जायांग आप देख रहे हैं, ठीक है, वो सबसे ऊपर है, ठीक है ना। आप इसमें आप ये भी समझ के ये ऊपर है, बाकी सब जो है वो नीचे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप उसका बेस देखिए, ठीक है, बेस जो है वो देखिए सबसे ऊपर कौन सा स्थित है, जायांग स्थित है। उसके नीचे आप देख सकते हैं वही कैलिक्स कोरोला जो भी है, ठीक है, वो स्थित है। यानी कि जो सबसे ऊपर स्थित है जायांग, यानी कि हाइपोगाइनस फ्लावर इसे हम बोलते हैं। ओके, ये जस्ट जायांग की स्थिति कहाँ पर है, ठीक है, जायांग कहाँ पर लोकेटेड है उसके बेसिस पर ये है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, अब आता है परिजायंगता। अंडाशय मध्य में स्थित होता है, यानी अंडाशय जो है वो मध्य में स्थित रहेगा। अन्य उपांग लगभग समान ऊंचाई पर होते हैं। अंडाशय अर्ध अधोवर्ती होता है, यानी हाफ इंफीरियर ओवरी इसे बोलते हैं। उदाहरण में आप ले सकते हैं गुलाब, आलू बुखारा, आड़ू। अब यहाँ पर समझिए, जैसे कि ये जो परिजायांग, ठीक है, परिजायांगता पेरीगाइनस की बात कर रहे हैं। परिजायांग स्थित में अंडाशय क्या होता है, बीज के स्तर पर होता है, ठीक है, न पूरी तरह ऊपर और न नीचे। बाकी पुष्पीय अंग लगभग उसी के आसपास एक समान ऊंचाई पर लगे होते हैं। बस आप इसे ऐसे समझिए जैसे कि एक कटोरी को हम प्लेट के बीच में रखकर उसके चारों तरफ सामान रख दें, ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से है। आप एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं जैसे गुलाब हो गया, आलू बुखारा हो गया, जैसे ये सारे जो फूल होते हैं इस श्रेणी में आते हैं। इन फूलों की संरचना देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो है ना वो मध्य स्थित है, हाफ इंफीरियर ओवरी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अधिजायंगता यानी एपिगाइनस फ्लावर। पुष्पाशन अंडाशय को पूरी तरह घेर लेता है। ओके, अन्य अंग अंडाशय के ऊपर उत्पन्न होते हैं। अंडाशय अधोवर्ती यानी इंफीरियर ओवरी इसमें होता है, ठीक है, जो ओवरी जो होता है वो बिल्कुल अंदर हो जाता है, ठीक है। उदाहरण में आप ले सकते हैं सूरजमुखी के अर्धपुष्पक, अमरूद हो गया, लौकी हो गया, ये सारे आ जाते हैं। यानी कि एपिगाइनस की बात जब हम कर रहे हैं तो अधिजायांग फूलों में पुष्पाशन अंडाशय को पूरी तरह घेर लेता है और बाकी सभी पुष्पीय अंग अंडाशय के ऊपर दिखाई देते हैं। यह ऐसे जैसे कि मिट्टी में आधा दबा हुआ बर्तन जिसके ऊपर क्या होता है, अन्य पदार्थ रखे हों। ऐसे फूलों में अंडाशय जो होता है वो इंफीरियर कहलाता है। अमरूद हो गया, लौकी हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सारे इसके उदाहरण हैं। यह जो संरचना है ना वो बच्चों को, जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे बच्चों को, जैसे कि आप बच्चे लोग देखते भी हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे मिट्टी की जो मैंने अभी उदाहरण दिया, तो आप इसे जैसे अमरूद हो गया, ठीक है, अमरूद आप देख सकते हैं, आसपास बगीचा होगा आपके घर के आसपास तो वहाँ से अमरूद आप देख सकते हैं। तो आप देखकर उसमें समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एपिगाइनस फ्लावर होता है, ठीक है, हाइपोगाइनस होता है, ठीक है, उसके फूल को आप देखकर समझ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अंडाशय की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ ओवरी। जो भी हमने अभी पढ़ा तो उसमें पोजीशन ऑफ ओवरी भी बताया गया कि अंडाशय की स्थिति कहाँ पर है। ओके, चलिए ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय यानी सुपीरियर ओवरी कहाँ पे था, तो हाइपोगाइनस फ्लावर में था। वही वाला चीज है, अंडाशय सबसे ऊर्ध्व स्थित होता है, अन्य भाग इसके नीचे जुड़े होते हैं। इसे हाइपोगाइनस फ्लावर्स में देखा जाता है। उदाहरण हो गया सरसों, बैगन। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, सुपीरियर ओवरी होता है। यही तीन जो टॉप पॉइंट्स है ना वो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। फिर हम आते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी में। अंडाशय अंगों के बीच मध्य स्तर पर होते हैं, न तो पूर्णतः ऊपर न नीचे। पेरीगाइनस फ्लावर्स की ये विशेषता है। उदाहरण में ले सकते हैं गुलाब, आड़ू, ठीक है। पेरीगाइनस फ्लावर्स में आते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी, ये याद आपको रखना है। इंफीरियर ओवरी की बात करें तो अंडाशय सबसे नीचे गहराई में स्थित होता है, अन्य भाग जो होते हैं इसके ऊपर उत्पन्न होते हैं। एपिगाइनस फ्लावर्स में ये देखा जाता है। उदाहरण में आप ले सकते हैं अमरूद, लौकी, सूरजमुखी, ठीक है। एपिगाइनस फ्लावर्स में क्या होता है, इंफीरियर ओवरी होता है। ये तीन, यहाँ पे ये 4 पिक्चर्स दिए गए हैं, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। ओके, पुष्पासन पर पुष्पीय भागों की स्थिति बताया गया है। पहला अ जो आप देख रहे हैं वो अधोजायंगता है, ठीक है। ब और श जो देख रहे हैं वो परिजायंगता है, ठीक है। और द जो देख रहे हैं वो अधिजायंगता है, एपिगाइनस। ओके, तो चलिए
ये हमने आज कंप्लीट किया। संक्षेपण में आता है आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा पुष्प की सममिति, पुष्प के अंगों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। उसके बाद हमने सहपत्र की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण देखा। फिर हमने जायांग यानी गाइनोशियम की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण देखा। और फिर अंडाशय की स्थिति किस प्रकार से है वो भी हमने समझा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।